नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। जी हां, लाखों पेंशन धारकों को सरकार ने दी ये बड़ी सौगात। केंद्र सरकार के अधीन पेंशन धारक इस साल 31 दिसंबर तक भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार ने ये सहूलियत दी है। इस बीच पेंशन धारकों का पेंशन नहीं रोका जा सकेगा। सरकार ने केंद्रीय पेंशन धारकों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के नियमों में ढील दे दी है। अब कोई भी केंद्रीय पेंशन धारक 31 दिसंबर 2020 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशन धारकों को अपना पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस नियम को छूट दे दी है। सरकार ने बताया है कि इस साल सभी पेंशन धारक नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 2 महीने के बीच कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बारे में शुक्रवार को जानकारी दी है। सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के पेंशन धारक 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इस दौरान सभी पेंशन धारकों को पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी द्वारा अबाध्य रूप से पेंशन जारी होता रहेगा। केंद्र सरकार ने सभी पेंशन जारीकर्ताओं को कहा है कि वो वीडियो वेस्ट पहचान की संभावना तलाश करें। इसकी मदद से वीडियो के जरिए ही पेंशन धारकों की पहचान की जा सकेगी और उनका लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए आरबीआई के नियमों का भी ध्यान रखना होगा। ध्यान रहे कि 80 साल से कम उम्र वाले पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर की है। वहीं 80 साल से अधिक उम्र वाले पेंशन भोगियों के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 1 नवंबर की जगह से 1 अक्टूबर से ही इस फॉर्म को जमा करने की मोहलत दी है। हालांकि इसके लिए भी अंतिम तारीख 31 दिसंबर ही तय की गई है। अगर कोई पेंशन भोगी इस फॉर्म को तय अवधि के अंदर नहीं भरता है तो अलग से वहां से उसकी पेंशन रोकी जा सकती है। हालांकि इसके बाद जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी। साल 2014 में सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को आधार के माध्यम से जमा करने की सहूलियत दी थी। इसमें पेंशन भोगी के आधार नंबर और बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। इसे किसी भी सिटीजन सर्विस सेंटर या पेंशन जारीकर्ता के कार्यालय जाकर पूरा किया जा सकता है। इसके बाद जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल से जीवन प्रमाण पत्र एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रेलवे कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका। जी हां, 1.5 लाख के करीब रेलवे कर्मचारियों पर छटनी की तलवार। जी हां, रेलवे के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए रेलवे में 3 लाख पद की कम किए जाएंगे। फिलहाल 1.5 लाख पद रिक्त चल रहे हैं और ऐसे में 1.5 लाख कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है। रेलवे बोर्ड के स्तर पर इसकी कवायद शुरू हो गई है। रेलवे में निजीकरण और निगमीकरण के चलते कर्मचारी की आवश्यकताओं में भी आएगी। बोर्ड के इस निर्णय एवं पत्राचार से रेल इंजन कारखाना जमालपुर के कर्मचारियों में खलबली मच गई है। रेलवे सूत्रों की माने तो 13 लाख कर्मचारियों के स्वीकृत पद रेल में हैं, जिसमें से लगभग 1.5 लाख पद रिक्त चल रहे हैं। रेल मंत्रालय रेलवे को कर्मियों की संख्या के हिसाब से राइट साइजिंग करने जा रही है। इसका अभिप्राय है कि अनावश्यक पदों को समाप्त किया जाए। रेलवे में हर साल संरक्षा कोटि को छोड़कर पदों की कटौती की जाती है। अब रेलवे में कुल 10 लाख कर्मचारी रखने की योजना है, यानी 3 लाख पद कम किए जाएंगे। इधर 1.5 लाख पद जो रिक्त चल रहे हैं उन्हें समाप्त किए जाने की योजना गुपचुप तरीके से रेल प्रशासन तैयार करने में जुट गई है। इसकी सुगबुगाहट जमालपुर कारखाने में भी देखी जा रही है। इस सुगबुगाहट से कारखाना के 7,000 कर्मचारियों के बीच बेचैनी बढ़ गई है। साथ ही 1.5 लाख कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के प्रस्ताव को लेकर रेलवे बोर्ड के द्वारा फॉर्मूला पहले ही जारी किया जा चुका है। बोर्ड के इस प्रस्ताव से रेल कर्मचारियों की उपस्थिति, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, विजिलेंस जांच, भ्रष्टाचार अथवा विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के आधार पर कर्मचारियों का घर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों की भी नौकरी जा सकती है। हालांकि ईस्टर्न रेलवे में मेंस यूनियन, पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ, रेलवे एसपी/एसटी एसोसिएशन के अलावा कारखाने के अन्य यूनियन रेलवे बोर्ड के इस निर्णय के विरुद्ध एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं यूनियन अब आर पार की लड़ाई
AIRF के बैनर तले लड़ने का कार्य कर रही है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रिया ने लिया सारा अली खान रकुल प्रीत सिंह के नाम, खोला बॉलीवुड का कच्चा चिट्टा, NCB भेजेगी सम्मन। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। इस पूछताछ में रिया ने बी टाउन के 25 बड़े नामों का जिक्र किया है जो या तो ड्रग्स लेते हैं या ड्रग्स पार्टीज करते हैं। इनमें से कुछ नामों का खुलासा हो गया है। इसमें सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह जैसी एक्ट्रेस भी शामिल हैं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट्स के मुताबिक NCB के सामने रिया ने जिन लोगों के नाम लिए हैं उनमें से एक्ट्रेस सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और डिजाइनर सिमोना खंवाटा शामिल हैं। सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोना NCB के रडार में हैं। जी हाँ, खबरें हैं इन एक्ट्रेस को जल्द ही समन भेजा जाएगा। रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि मैं सारा और रकुल प्रीत सुशांत सिंह राजपूत के साथ घूमते थे और ड्रग्स लेते थे। बता दें कि सारा का नाम सुशांत के साथ थाईलैंड की यात्रा में सामने आया था। दोनों प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से बैंकॉक ट्रिप पर गए थे। सिमोना का नाम रिया की ड्रग चैट में लिखा गया था। वहीं रकुल प्रीत का नाम रिया ने NCB की पूछताछ में लिया है। सबूतों और कागजों का पूरा कच्चा चिट्टा जो मुंबई के इस लिस्टर ड्रग रैकेट का पूरा भंडाफोड़ करेगा। दिल्ली से मुंबई तक पूरा नारकोटिक्स महकमा हरकत में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक NCB फिलहाल A, B और C लिस्ट सेलेब्स पर फोकस कर रही है जो ड्रग्स लेते हैं। इस मामले की NCB कई एंगल से जांच करेगा। पहला एंगल बॉलीवुड को D कंपनी के जरिए होने वाली फाइनेंसिंग। इसमें वह एक बड़े फिल्म मेकर का नाम शामिल है जो सरकार की आलोचना करते हैं। NCB को पता चला है कि इस फिल्म मेकर को D कंपनी से पैसा मिलता है। वहीं दूसरे एंगल में उन स्टार्स से पूछताछ की जाएगी जिन्होंने इन स्टार्स को नशे की लत लगाई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल दिल्ली में मानसून अक्टूबर के पहले सप्ताह ठहर सकता है। इस बीच अच्छी बारिश के 1-2 दौर और देखने को मिल सकते हैं। बेशक अब दिल्ली में मानसून कमजोर पड़ गया है लेकिन अभी इसके विदा होने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल दिल्ली में मानसून अक्टूबर के पहले सप्ताह ठहर सकता है। इस बीच अच्छी बारिश के 1-2 दौर और देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली में मानसून के आगमन की आधिकारिक तारीख 27 जून है लेकिन इस बार मानसून 25 जून को आया था। इसी तरह मानसून की वापसी की आधिकारिक तारीख 25 सितंबर है लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल यह अक्टूबर के पहले सप्ताह तक ही दिल्ली से वापसी करेगा। प्रादेशिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र दिल्ली के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया है कि सितंबर के अंत तक बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इस बार बारिश सामान्य से कम ही चल रही है। सितंबर की बात करें तो अभी तक 58.3 मिमी बारिश होनी चाहिए थी जबकि 64% कम, महज 20.9 मिमी बारिश हुई है। इसी तरह जून से अभी तक के आंकड़े पर गौर करें तो 582.1 मिमी बारिश होनी चाहिए जबकि 576.5 मिमी बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 सितंबर से दिल्ली में एक बार फिर हल्की बारिश का दौर शुरू होगा। इसके बाद 16 सितंबर को तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान मानसून की अक्षीय रेखा भी फिर से दिल्ली NCR के आसपास सक्रिय होगी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी भरी हवा यहाँ भी आकर बारिश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी। इस बीच शुक्रवार को भी उमस भरी गर्मी का दौर जारी रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 37.8 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 26.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 44 से 90% रहा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। शिवसेना का कंगना पर हमला, सामना लिखा पानी में रहकर मगर से बैर। शिवसेना के सामना के संपादकीय में विवाद माफियों का पेट दर्द शीर्षक के जरिए मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करने पर कंगना रनौत पर कटाक्ष करने की कोशिश की गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। शिवसेना एक ओर जहां कंगना रनौत पर एक्शन के मूड में दिख रही है तो वहीं कंगना भी आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही हैं। कंगना के साथ चल रहे विवाद के बीच शिवसेना ने अब
मुखपत्र सामना के जरिए उन पर हमला बोला है। सामना के संपादकीय में विवाद माफियाओं का पेट दर्द शीर्षक के जरिए मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करने पर कंगना रनौत पर कटाक्ष करने की कोशिश की गई है। लेख में कहा गया है कि मुंबई में रहकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाना उसी तरह है जैसे पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना है। सामना में कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए लिखा है कि मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर है कि नहीं, यह विवाद जिसने पैदा किया उसी को मुबारक। लेख में लिखा गया है कि मुंबई में अक्सर इस तरह के विवाद आते रहते हैं, लेकिन मुंबई इन विवाद माफियाओं की फिक्र नहीं करता है। मुंबई हमेशा से महाराष्ट्र राजधानी के रूप में ही प्रतिष्ठित है। लेख में बताया गया है कि शिवसेना प्रमुख हमेशा से घोषित तौर पर कहते थे कि देश एक और अखंड है। लेख के जरिए कई सवालों पर भी कटाक्ष किया गया है। लेख में कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता तो है ही, लेकिन राष्ट्रीय एकता का ये तुनतुना हमेशा मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में ही क्यों बजाया जाता है। राष्ट्रीय एकता की ये बातें अन्य राज्यों के बारे में क्यों नहीं कही जाती हैं। जो कोई आता है वही महाराष्ट्र की राष्ट्रीय एकता के बारे में सीखने लगता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जीडीपी में गिरावट, 12 करोड़ नौकरियां गईं, कोविड के सबसे ज़्यादा केस, लेकिन सब चंगासी राहुल गांधी का मोदी सरकार पर आज भी बड़ा तंज। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और इससे निपटने की तैयारी को लेकर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार की कोरोना वायरस के खिलाफ सुनियोजित लड़ाई ने भारत को रसातल में ढकेल दिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, कोविड के खिलाफ मोदी सरकार की सुनियोजित लड़ाई ने भारत को रसातल में पहुंचा दिया है। जीडीपी में ऐतिहासिक 24% की गिरावट, 12 करोड़ नौकरियां चली गईं, 15.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंसा कर्ज, दुनिया भर में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले और मौतें, लेकिन भारत सरकार और मीडिया के लिए सब चंगा है। इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सशस्त्र बलों में पद भोजन की गुणवत्ता में अंतर का आधार नहीं हो सकता और संबंधित मुद्दों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि जवानों को कम गुणवत्ता भोजन उपलब्ध कराना अनुचित और भेदभावकारी है तथा इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। वे रक्षा बलों में राशन की गुणवत्ता की निगरानी और वर्दी संबंधित मुद्दों पर हुई समिति की बैठक में बोल रहे थे। गांधी ने कहा कि जवानों को अधिक गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलना चाहिए क्योंकि वे सीमा पर तैनात रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने समिति से कहा है कि जवानों के भोजन की गुणवत्ता अधिकारियों के भोजन जैसी ही होनी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि गांधी ने समिति से कहा है कि सशस्त्र बलों में पद भोजन की गुणवत्ता में अंतर का आधार नहीं हो सकता। पद वेतन तय कर सकता है लेकिन खाने पीने की गुणवत्ता नहीं। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रक्षा बलों में अधिकारियों तथा जवानों के भोजन की गुणवत्ता और मात्रा में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि अधिकारियों और जवानों को अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, 990 रुपये तक सस्ता हुआ सोना। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड की कीमतें गिरने से घरेलू बाजार में दाम लुढ़क गए हैं। 4 दिन तेजी के बाद शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमतें गिरकर 52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे आ गई हैं। डिमांड गिरने से 1 किलोग्राम चांदी के भाव 990 रुपये तक लुढ़क गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पर इसके कमज़ोर होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि $1935 प्रति औंस के ऊपर से बना रहता है तो इसमें तेज़ी आ सकती है। लगातार चौथे दिन की तेज़ी के बाद शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम सोने के दाम 52,643 रुपये से गिरकर 52,452 रुपये पर आ गए हैं। इस दौरान कीमतों में 191 रुपये प्रति 10 ग्राम की भारी गिरावट हुई है। सोने की तरह चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में 1 किलोग्राम चांदी के दाम 70,431 रुपये प्रति 10 ग्राम से गिरकर 69,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। इस दौरान कीमतों में 990 रुपये की गिरावट आई है।
एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें गिरी हैं, हालांकि डिमांड में गिरावट जारी है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल के दाम में भी आई कमी। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम में शनिवार को कमी देखने को मिली है। तेल विपणन कंपनियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 13 पैसे की कमी की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 81.99 रुपये से घटकर 81.86 रुपये प्रति लीटर पर रह गई है। शहर में डीजल का मूल्य भी 12 पैसे की कमी के साथ 72.93 रुपये प्रति लीटर पर रह गया है। शहर में शुक्रवार को डीजल की कीमत 73.5 रुपये प्रति लीटर पर रही थी। समाचार एजेंसी ANI ने इस बाबत ट्वीट किया है। दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमशः 81.86 रुपये प्रति लीटर यानी 13 पैसे की कमी हुई है एवं 72.93 रुपये प्रति लीटर यानी 12 पैसे की कमी आई है। दिल्ली से सटे नोएडा में पेट्रोल की कीमत 82.19 रुपये प्रति लीटर पर रही। वहीं 1 लीटर डीजल खरीदने के लिए आपको 73.24 रुपये खर्च करने होंगे। गुड़गांव में पेट्रोल की कीमत 80.2 रुपये प्रति लीटर रही, जबकि डीजल का मूल्य 73.40 रुपये प्रति लीटर रहा। मुंबई में पेट्रोल की कीमत शनिवार को 88.51 रुपये प्रति लीटर पर रही। वहीं शहर में 1 लीटर डीजल खरीदने के लिए आपको 89 रुपये का भुगतान करना होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पेट्रोल मूल्य 83 रुपये प्रति लीटर पर रहा। दूसरी ओर डीजल के प्राइस 76 रुपये प्रति लीटर पर रहे। चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए आपको 84.85 रुपये प्रति लीटर की दर से भुगतान करना होगा। वहीं शहर में डीजल का मूल्य 78.26 रुपये प्रति लीटर पर रहा है। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल का दाम 84.43 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है। दूसरी ओर 1 लीटर डीजल का मूल्य 78.18 रुपये प्रति लीटर पर रह गया है। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 82.09 रुपये प्रति लीटर और डीजल का मूल्य 73.14 रुपये प्रति लीटर पर है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। देश में आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन चुका है, लेकिन बढ़ती मांग के साथ आधार कार्ड को लेकर फ्रॉड भी शुरू हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आधार आपके बैंक खाते, पैन कार्ड जैसी कई जरूरी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आधार को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं, जिन्हें लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब आधार के बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल नागरिकों को कुछ ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए किया जा सकेगा, जैसे लर्निंग लाइसेंस बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना और इन दस्तावेजों में पता बदलना। फर्जी और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के फर्जीवाड़ों को रोका जा सके, इसलिए हर चीज़ का आधार से जोड़ा गया है ताकि फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। बता दें कि सड़क यातायात मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक पत्र लिखकर आग्रह किया था कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं को आधार के दायरे में लाया जाए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने यह प्रस्ताव इसलिए दिया ताकि फर्जी और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के फर्जीवाड़ों को रोका जा सके। इससे लोगों को बिना ऑफिस विजिट किए ही सुविधा मिल सकेगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रिलायंस जियो का अपने ग्राहकों के लिए सबसे सस्ता प्लान सिर्फ 3.5 रुपये में मिलेगा 1 GB डेटा। रिलायंस जियो ने कुछ वर्ष पूर्व सस्ते मोबाइल डेटा प्लान लॉन्च कर टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। बात जब किफ़ायती प्रीपेड रिचार्ज प्लान की हो तो जियो फिलहाल सबसे आगे है। जियो के पास एक ऐसा रिचार्ज पैक भी है जिसमें 1 GB डेटा हेतु सिर्फ 3.5 रुपये खर्च करने होते हैं। जियो का 599 रुपये वाला सबसे अच्छा है प्लान। बता दें कि जियो 599 रुपये में 3.5 रुपये के व्यय पर 1 GB डेटा प्राप्त होता है। इस प्लान में यूजर को रोजाना 2 GB डेटा मिलता है। इस पूरे पैक में यूजर को 168 GB डेटा प्राप्त होता है, जिसके हिसाब से 1 GB डेटा सिर्फ 3.5 रुपये में पड़ता है। डेटा के सिवा इस प्लान में जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग और जियो से अन्य नेटवर्क पर 3000 मिनट मिलेंगे। इसके सिवा आपको कुल 300 SMS भी प्राप्त होंगे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। राशन कार्ड बनवाने से पहले जान लें ये रूल, वरना हो सकती है 5 साल की सज़ा।
राशन कार्ड एक अहम सरकारी दस्तावेज में से एक है। इसके जरिए सरकार द्वारा दिए जाने वाला सब्सिडी वाला अनाज लिया जा सकता है। बाजार रेट से बेहद सस्ती दर पर राशन कार्ड धारकों को इसके जरिए अपने अपने कोटे का अनाज मिलता है। राशन कार्ड राज्य सरकारी द्वारा जारी किया जाता है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य जरूरतमंद लोगों को सब्सिडी के तहत अनाज उपलब्ध कराते हैं। राशन कार्ड बन जाने के बाद मिलने वाले फ़ायदे इतने सारे हैं, इसलिए हर कोई चाहता है कि उसका भी राशन कार्ड बन जाए। ऐसे में लोग गलत दस्तावेज देकर राशन कार्ड बनवा लेते हैं। ऐसा करना गैरकानूनी है। फर्जी दस्तावेज देकर राशन कार्ड बनवाने और फिर राशन लेने पर सख्त सज़ा का प्रावधान है। भारत सरकार के फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर आप फर्जी राशन कार्ड बनाते हैं तो आपको 5 साल की सज़ा और जुर्माने का भी प्रावधान है। ऐसे में इस तरह के राशन कार्ड जाने और अनजाने में बनवाने से बचें, क्योंकि राशन कार्ड की दुकान पर भी असली और नकली राशन कार्ड की पहचान आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा सरकारी जांच में भी आपके फर्जी दस्तावेज वाला राशन कार्ड स्कैन किया जा सकता है। समय समय पर स्कैनिंग कर लाखों राशन कार्डों को रद्द किया जाता रहा है। राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपने अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर विजिट करना होगा। अलग अलग राज्यों के अपने अपने पोर्टल हैं। ऐसे में आपको इन पोर्टल में से राशन कार्ड आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। फॉर्म को अच्छी तरह से भरकर नज़दीकी राशन डीलर या फूड सप्लाई ऑफिस के पास जमा करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र से तो फॉर्म को तहसील कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके बाद 15 दिनों के भीतर आपका राशन कार्ड आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा सैलरी कटा का पैसा वापस। जी हां, सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जिनकी कोरोना महामारी को लेकर जिन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कट हुई है उनको अब वापस मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल से अगस्त तक के 6 दिनों के वेतन में कटौती का सामना करना पड़ा था। कोरोना संकट के चलते उपजे हालातों से निपटने के लिए यह कटौती कुल 1 महीने के वेतन के बराबर है। सेवा संगठनों ने इस वेतन कटौती को चुकाने के लिए हामी भरना शुरू कर दिया है। सैलरी कट का पैसा वापस मिलने की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और राज्य सरकार इस मांग को पूरा कर सकती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि देय राशि को पीएफ के पैसे के रूप में वापस किया जा सकता है। वित्त मंत्री के कार्यालय ने कहा कि इस पर एक स्पष्ट निर्णय लेना बाकी है। इस फैसले से आगामी चुनावों के मद्देनज़र कर्मचारियों को सरकार राहत दे सकती है। वेतन कटौती का फैसला राज्य के स्वामित्व वाले सभी उद्यमों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अर्ध सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि पर भी लागू हुआ था। एक उप आयोग वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन संशोधन पर साक्ष्य एकत्रित कर रहा है। यह रिपोर्ट संभवतः दिसंबर में प्रस्तुत की जाएगी। उस स्थिति में चालू वित्त वर्ष में वेतन संशोधन की घोषणा की जा सकती है। वहीं कोरोना संकट के बीच तेलंगाना सरकार ने राज्य भर के सरकारी शिक्षण अस्पतालों में शिक्षकों के वेतन में वृद्धि के लिए एक आदेश पारित किया है। काफ़ी समय से लंबित इस मांग को 4.5 साल बाद पूरा किया गया। सरकार का यह फैसला ऐसे समय पर आया जब गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने इस मुद्दे पर हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी और 2 महीने पहले कुछ दिनों के लिए आंदोलन भी किया था। नए आदेश के साथ सभी शिक्षण अस्पतालों में 2866 फैकल्टी मेंबर्स के वेतन 24% से 44% की बढ़ोतरी होगी। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।